हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून सब ठीक ठाक है। काइंडली सब्सक्राइब बोथ द चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी या आप कह सकते हो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी के बारे में होगा। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तो ये है, देखो बेसिकली जो हमारी लाइफ एक तरह से कंट्रोल होती है, जो हमारी नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, वो बेसिकली मनी से ही कंट्रोल होती है। और मनी किसके पास कितना है वो किस हिसाब से अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करती है और या करता है, और नेसेसिटी पूरी होने के बाद वो कहाँ पे अपने पैसे को एक्सपेंस करता है, इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है, कैसे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कहाँ इसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो रिगार्डिंग दैट सब इस टॉपिक में इस तरह की डिटेल्स आएगी। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा जो कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी आज के टाइम में हर किसी के पास होनी चाहिए। बिकॉज़ हम कह सकते हैं कि पैसों के बिना कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं होता, हाथ का मैल रहता है, जब चाहे फिसल जाएगा। लेकिन आप यकीन मानिए, पैसा वो कुछ कर सकता है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और बगैर पैसे के लाइफ बहुत ख़राब है। तो इसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस होगा। अब सबसे पहले मैं इस बात पे जाऊंगा कि भाई जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी वो किसके लिए कितनी इम्पोर्टेंस है। वैसे तो हर किसी के लिए इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैं यहाँ एक फ़ीमेल का जो पक्ष लेना चाहूँगा। देखो हमारे कल्चर में क्या है कि ट्रेडिशनल वैल्यू में एक तरह से जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो मेल के हाथ में रहा है, और हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड रही है। लेकिन आज का सिनेरियो चेंज है। आज आप देखोगे कि अर्निंग कैपेसिटी स्पेशली अर्बन में 50-50 हो गया है, और इवन दैट यू विल फाइंड समवेयर इट इज़ मोर देन 50 जो फीमेल का पार्टनरशिप है इकोनॉमिक अर्निंग में, एक तरह से मनी अर्निंग में। लेकिन क्या है कि अर्न तो कर लेती है उसका, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल कंट्रोल अभी भी नहीं है। सोसाइटी का इतना दबाव है, सोसाइटी हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है इस तरह की है कि हस्बैंड के प्रति या पेरेंट्स के प्रति या अपने नियर एंड डियर परिवार के प्रति वो इतनी ज़्यादा समर्पित या इतनी ज़्यादा पर्सनलाइज रहती है कि वो इस तरह का मतलब स्टेप उठाने में बड़ी उसको हिम्मत चाहिए कि मेरा अर्निंग का पैसा है, मुझे ही इसको स्पेंड करना है, जहाँ मैं चाहूँगी वहीं ये स्पेंड होगा। बट ये उसकी इंडिपेंडेंसी नहीं है। हालांकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो होगी, एक अच्छी अर्निंग करती हुई, एक अच्छी सर्विस करती है, लेट इट बी प्राइवेट और गवर्नमेंट, इट डजंट मेक एन इश्यू। बट एक तरह से जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट जो फीमेल हो गई है, उसके हाथ में उसकी एक्सपेंडिंग पावर नहीं है, यानी कि उसके पास राइट्स नहीं है कि उसको किस तरह एक्सपेंड कर सके। ये एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, जो पेरेंट्स, सास ससुर, मम्मी डैडी, भाई ब्रदर, फ्रेंड्स और सभी को एक सॉफ्ट टारगेट लगता है कि हाउ वी कैन स्नैच द मनी फ्रॉम हर। तो ये एक बहुत ही एक तरह से भाई इशू ठीक नहीं है, और इस पर मैं थोड़ा सा यही लाइट डालना चाहूँगा कि फीमेल को अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस है, रिश्ते नातों की ज़्यादा चिंता ना कर सके, क्योंकि वो जब अर्निंग कर रही है तो डेफिनेटली सी इज़ मच इंटेलिजेंट विद रिस्पेक्ट टू अदर्स पीपल्स इन हाउस। जब ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो डिसीज़न क्लैरिटी भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, और डिसीज़न मेकिंग भी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। जब उसकी सही डिसीज़न मेकिंग कंपेरेटिवली अदर्स से ज़्यादा है, तो वो पैसा कहाँ खर्चे इस प्रकार के डिसीज़न भी ज़्यादा बेटर ले सकती है। तो आप अपने आप में थोड़ा सा एक तरह से मोरल बूस्टअप कीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें भाई आप परिवार में दरार डालो या आप रिलेशन ख़राब करो या उस तरह, बिकॉज़ ये एक हाउ है। जब तक आप स्टेप नहीं लोगी, जब तक आप अपने आप को शो नहीं करोगी कि भाई आई हैव इंटेलेक्चुअल माइंड एंड आई कैन टेक बेटर डिसीजंस एंड इट इज़ माई अर्न्ड मनी सो दैट आई हैव राइट टू एक्सपेंस इट। तो ये स्पेशली फीमेल्स के लिए जो एक्सप्लॉयटेशन है, इसमें फ़ीमेल को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा और उसे अपनी अर्निंग पे कंट्रोल करना पड़ेगा, वेयर टू इन्वेस्ट द मनी। कई बार तो सोसाइटी में इस तरह का होता है कि उसकी जो अर्निंग का, जैसे कि मान लो उसका 8 लाख 10 लाख पैकेज है, आप ये सही मानिए तो उसका पैसा या तो पेरेंट्स के लोन में चला जाता है, या भाई उसका पैसा जो एक तरह से हस्बैंड है वो अपनी यूटिलिटी के लिए ज़्यादा पैसा खर्च कर लेता है, और यानी कि उसको उसकी कुछ अहमियत नहीं, उसे कुछ इस तरह बेला फुसला दी जाता है, इट इज़ बेटर फॉर यू, और भाई ये आपके ऊपर ही होना है, ये सब कुछ, और कहाँ जाएंगे, मम्मी डैडी का लोन वगैरह है, या मम्मी डैडी के पास भाई हम अगर पैसा दे रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, वो अपना तो है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो आज ये देखियो, आप आज की मम्मी डैडी जो हैं वो कहते हैं कि आप भाई
भाई बहनों में बहुत प्यार है, आप हस्बैंड वाइफ में बहुत प्यार है, हम पूरा संयुक्त परिवार है और हमारा ऐसा ही रहेगा। बट वो ऐसा नहीं रहेगा, वो टाइम के हिसाब से लोगों की जो ज़रूरतें वो बदलती रहेगी और भाई लोगों के रिलेशन टूटते और बनते रहेंगे। इसमें आप मैं एक एग्जांपल देना चाहूँ कि भाई जो लेडी जो मतलब अर्निंग मेंबर ये चाहता है कि मेरे जो पेरेंट्स है, मेरा जो हस्बैंड है, मेरे जो घर के सभी परिवार के मेंबर हैं वो मेरे अपने हैं और हम में ज़्यादा लाभ है, और जो फाइनेंस का इस तरह से मेरी अर्निंग अगर घर पे स्पेंड कर रही है, घर पे स्पेंड हो रही है, किसी लोन पे जा रही है, किसी मम्मी डैडी के नाम पे जो प्रॉपर्टी उस पे जा रही है, तो मुझे इसमें कोई इश्यू नहीं। बट आप ये देखिए, आप आज जो संयुक्त परिवार मानती हो वही संयुक्त परिवार आपकी मम्मी और डैडी उस एज में मानते थे, लेकिन आज उसकी क्या पोजीशन है। यानी कि जो मम्मी के भाई है उनका अपना अलग परिवार है, उनके अलग इन्वेस्टमेंट है, उनका अलग घर संसार है। इसी तरह जो आपके अंकल वगैरह जो हैं उसका एक अलग परिवार है, अलग एक तरह से उनका भाई संसार है। तो यू कैन फाइंड, और कई बार तो रिवलरी हो जाती है कि इस भाई ने इतना ज़्यादा कर लिया तो इस भाई मैं पीछे क्यों रह गया। और ये बड़ा मतलब टेढ़ा इशू है। जब आप एक तरह से सेपरेट होगे तो आपको ये कहा जाएगा कि भी हमने जो ये प्रॉपर्टी अर्न की है ये तो हमने जब हम सारे संयुक्त परिवार में तब की थी, तो इसका डिवाइड होना चाहिए। अब बाय द टाइम जो सबसे बड़ा भाई है और जो भाई उनकी वाइफ है उन्होंने तो अपनी पूरी सर्विस उसमें झोंक दी है, लेकिन छोटा जो है उसकी अभी यानी कि अर्निंग स्टार्ट हुई है। तो एक तरह से आप कह सकते हो हुई इन द लॉस, जो बड़ा भाई है, जो अर्निंग मेंबर जो पहले है, परिवार टूटने से पहले आप देखोगे तो उसकी सर्विस उसका अर्निंग एक तरह से समय ख़त्म होने को होगा और छोटे वाले को जस्ट स्टार्ट होने को होगा। तो यानी कि दैट एल्डर ब्रदर्स एक तरह से ए बिग लूज़र आप इसमें कह सकते हो परिवार में, और बाद में प्रॉपर्टी के लिए सब खड़े हो जाते हैं, भाई सबका बराबर हिस्सा है। तो मेरी स्पेशली, और खैर इस बात को छोड़िए, लेकिन जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फीमेल की बात कर रहा हूँ तो आप अपने को एंजॉय करो, आप अपने ऊपर पैसा खर्च करो और आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करो। ये नहीं कि आप अंदर ही अंदर घुटते रहो और भाई आप रिलेशन ख़राब ना हो जाए इससे डरते रहो। तो इट इज़ माई लिटिल सजेशंस, बी बोल्ड एंड टेक योर क्लियर डिसीजंस एंड डू द एक्सपेंस एज पर योर थॉट्स। आप किसी के प्रेशर में मत आइए। ओके, एनी हाउ, ये तो हमें एक तरह से फीमेल्स के एक्सप्लॉयटेशंस के बारे में, फाइनेंस के बारे में बताया। अभी हम एक जनरल चीज़ें बात करते हैं। मेल का भी करीब यही सिनेरियो है और मेल एक्चुअली डोमिनेंट रहा है, तो एक तरह से सोसाइटी में वो अपने डिसीजन ले सकता है और एक तरह से वो एक एग्रेशन भी क्रिएट कर सकता है। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ही मस्ट ऑल्सो बी दैट अवेयर ऑफ देयर सिचुएशंस, और उसको भी ये सोचना चाहिए कि भाई आज मैं पैसा कमा रहा हूँ तो उसमें किस तरह मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए और कब मुझे किस इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न देगा। ये काफ़ी वीडियो पहले बना चुके कि बैंकिंग में क्या मिलता है, अदर इन्वेस्टमेंट क्या होता है, शेयर स्टॉक में क्या मिलता है, ज़मीन में प्रॉपर्टी में क्या मिलता है। तो आप उन वीडियो को देखिए और यू जस्ट स्पेंड योर मनी वाइजली। तो आप इस तरह की, क्योंकि ये पैसा आपके लिए कुछ कमा के दे, आप इसको ऐसे ही बैंक या कहीं स्टैटिक मत रखो कि पड़ा जो इसकी अर्निंग, इंटरेस्ट इसकी अर्निंग होगी इसकी मेंटेनेंस में ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है वही महंगाई चल रही है, तो और भाई कुछ टाइम के बाद पैसे की वैल्यू हाफ हो जाएगी अराउंड 7-8 ईयर्स के बाद। तो आप ये देखिए कि इसको ऐसी जगह लगाइए कि ये आपको इतना रिटर्न दे, ये आपके लिए पैसा इतना कमाए कि जो महंगाई है उसके डबल, एक तरह से अगर महंगाई का 7-8% रेट है तो इसको लगाइए एटलीस्ट 18-20% आपको रिटर्न दे। तो ये कहाँ दे सकता है, ये आपने अपना दिमाग लगाना है। अगर आप इस तरह से नहीं सोच सकते तो एक फाइनेंस एक्सपर्ट की कंसल्टेशन लीजिए और ही विल गाइड यू वेयर टू इन्वेस्ट द मनी, और अपने मनी को बढ़ाते ही रहिए। अच्छा, दूसरा हमारा टॉपिक भाई अब इसके बारे में, जैसे कि ये तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। तीसरा जैसे ओल्ड पेरेंट्स, हालांकि वीडियो बड़ा हो जाएगा बट मैं इसे छोटा ही रखना चाहता हूँ। तो जस्ट इन ए ब्रीफ आई विल एक्सप्लेन दैट कि जब पेरेंट्स का हेड अर्निंग रहता है और जब उसकी रिटायरमेंट हो जाती है उसके पास जो एक्यूमुलेटेड असेट रहती है वो भी बड़ा भाव विभोर हो कि बच्चों में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करता है कि सब मेरे ही तो बच्चे हैं। बट क्या है कि आप अल्टीमेट रिजल्ट देखिए, सोसाइटी में एग्जाम्पल देखिए, और पेरेंट्स को इस तरह प्रेशराइज करा दिया जाता है कि भाई नहीं आप इसमें इन्वेस्ट करिए तो आपका ही रहेगा। बट क्या है कि जैसे बहू ने लोन ले लिया, बेटे ने लोन ले लिया और भाई बेटी ने किसी तरह की रिक्वायरमेंट डाल दी, तो क्या है कि उस फाइनेंस को आप उस इमोशनल प्रेशर में मत आइए। देखो, आप ये दो चीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपके नियर एंड डियर की भाई मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो यू मस्ट हेल्प,
नंबर 1। नंबर 2, अगर उसका भाई एक तरह से लालन पालन या कि यानी कि खाने पीने की भी नौबत आ रही है, देन यू मस्ट हेल्प। लेकिन ये नहीं कि भाई बिजनेस में कुछ कर रहा है तो आप पैसे लगाइए, इन्वेस्टमेंट कुछ कर रहा है तो आप पैसे लगाइए। इट इज़ माई लिटिल सजेशंस टू द एल्डर पीपल्स दैट यू मीन्स डोंट बी इमोशनलाइज विद योर रिलेशंस। आपके जो बच्चे हैं उनसे इमोशनलाइज मत कीजिए, और आप अपने आप को एक इतना असेट क्रिएटिव रखिए कि आप इंडिपेंडेंटली जी सके और भाई एक अपने पैसे को एक तरह से प्रोटेक्ट रख सके। और इस गवर्नमेंट से तो मैं ये कहूँगा कि इस गवर्नमेंट से एक तरह से पेंशन को ख़त्म कर दिया है, तो दैट इज़ अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर द एल्डर पीपल्स। और बड़े सावधान रहिए जो लोग रिटायर होने जा रहे हैं या जो एक तरह से रिटायरमेंट एज में हैं, अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रखिए और बुरे समय में यही आपके काम आएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था, और थैंक यू वेरी मच, काइंडली सपोर्ट दैट एंड थैंक यू।